Hello children, in today's class we will learn balancing of chemical equation कि अगर हमारे पास कोई केमिकल इक्वेशन है हम उसको बैलेंस कैसे करेंगे। लेकिन उससे भी पहले एक क्वेश्चन हमारे पास आता है कि बैलेंसिंग करने की नीड क्या है, वाई डू वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़े हैं, दो लॉज पढ़े हैं। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। राइट तो इन दोनों लॉस को ओबे करने के लिए, फॉलो करने के लिए हमें रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? वो ये कहता है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। अब अगर हमने कोई केमिकल रिएक्शन लिखी है और उसमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड अगर दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है तो इट मीन्स जो हमारा लॉ है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, जो लॉ है वो ओबे नहीं हो रहा है। तो लॉस को फॉलो करने के लिए, लॉस को फुलफिल करने के लिए हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। अब इसी के साथ एक चीज़ और आती है कि कभी हम ये बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं एंड समटाइम्स वी से केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। तो क्या केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन दोनों सेम है या दोनों में कोई डिफरेंस है? डिफरेंस है। केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में डिफरेंस है। अगर एक केमिकल चेंज को हम कुछ वर्ड्स के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो वो चीज़ हमारी कहलाती है केमिकल रिएक्शन। जैसे हम कहते हैं कि अगर हम मीथेन का कंबर्शन करते हैं, यानी मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो है मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। एक केमिकल चेंज है। अब इस केमिकल चेंज को अगर हम एक रिएक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो ये हो सकता है कुछ इस तरह से, मीथेन प्लस ऑक्सीजन। कंबशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो हम ऑक्सीजन की बात करेंगे जो एयर से आ रही है बेसिकली। जब ये दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बन के आ रहे हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द फॉर्मूला आई एम राइटिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन वर्ड्स प्लस वाटर। तो एक केमिकल चेंज को कुछ जब इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं एक केमिकल रिएक्शन। अब इसी को अगर हम फॉर्मूला के फॉर्म में लिख लें और एटम्स को हम दोनों साइड बैलेंस कर लें तो वो हमारी कहलाएगी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में, बट स्लाइड सा ये डिफरेंस है कि जब भी हम केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं, केमिकल इक्वेशन, तो उसमें जो भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होंगे वो फॉर्मूला के थ्रू दिए होंगे, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो रिएक्टेंट वाला साइड होता है, ये दोनों इस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स हैं और ये लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट हैं जिसको हम लिख लेते हैं LHS। राइट तो एक केमिकल इक्वेशन में जो भी रिएक्टेंट्स होंगे और जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो एक तो फॉर्मूला के थ्रू लिखे होंगे और उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे दोनों साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वो इक्वल होंगे, बराबर होंगे, सेम होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो वो रिएक्शन हमारी बैलेंस नहीं होगी। तो इसको जिस तरह से हमने ये रिप्रेजेंट किया है पूरा एक केमिकल चेंज, इसको हम एक केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। अब इसी को अगर हम केमिकल इक्वेशन में लिखना चाहें तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ऑक्सीजन की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ O नहीं होगा। राइट O क्यों नहीं होगा? क्योंकि एयर में जो ऑक्सीजन है वो O2 के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, डाई ऑक्सीजन के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, एटॉमिक फॉर्म में नहीं होगी, मॉलिकुलर फॉर्म में होगी। तो O2 लिखेंगे हमेशा हम। राइट और जो प्रोडक्ट्स बन के आ रहे हैं वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है CO2 प्लस वाटर का फॉर्मूला है H2O। अब इसी को ही जब हम बैलेंस कर लेंगे तो अब ये चीज़ हमारी हो जाएगी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अभी ये बैलेंस नहीं है, नंबर ऑफ़ एटम्स हमने चेक नहीं किया है कि दोनों तरफ बैलेंस है या नहीं। जब बैलेंस हो जाएगी तो ये कहलाएगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अब क्वेश्चन यही आता है कि हमें बैलेंसिंग कैसे करनी है, बैलेंसिंग के क्या स्टेप्स हैं। नीड हमें समझ में आ गई
कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, बैलेंसिंग करनी है। जैसे कि देखिए हम यहाँ पे अगर एटम चेक करें तो यहाँ पे कार्बन का एक एटम है, यहाँ मीन्स लेफ्ट हैंड साइड या रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हमेशा एक एरो लगा के हम रिप्रेजेंट, बीच में एक एरो लगाते हैं कि जो ये रिएक्टेंट्स हैं ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जो कन्वर्ट हो रहे हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो पूरा प्रोसेस एक एरो के थ्रू दिखाया जाता है। तो हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को एक एरो सेपरेट करता है। अब रिएक्टेंट साइड में एक कार्बन है, प्रोडक्ट साइड में भी एक कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन बराबर है। हाइड्रोजन इस साइड में 4 है, टोटल 4 हाइड्रोजन आटम है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन आटम आ रहे हैं, यानी हाइड्रोजन आटम घट गए। और हमने क्या कहा है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, और यहाँ क्या चीज़ आ रही है कि मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, 2 हाइड्रोजन आटम गायब हो गए। इसी तरह से जब हम ऑक्सीजन को काउंट करेंगे तो इस साइड में 2 ऑक्सीजन के आटम है, और इस साइड में आप देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन के आटम और वाटर में 1 ऑक्सीजन का आटम, यानी टोटल ऑक्सीजन के आटम आ रहे हैं 3 राइट। तो मैटर क्या हुआ, क्रिएट भी हो गया। मतलब इस साइड हमने 2 ही आटम लिए थे और प्रोडक्ट साइड में हमें 3 ऑक्सीजन आटम मिल रहे हैं। तो ये आटम आ कहाँ से गया, एटम मीन्स क्या, मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट जो एटम होता है। तो मैटर को हमने क्रिएट भी कर लिया है केमिकल रिएक्शन में और डिस्ट्रॉय भी कर लिया। लॉ फुलफिल नहीं हो रहा है, लॉ ओबे नहीं हो रहा है। तो लॉ को ओबे करने के लिए हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, और बैलेंस करने के लिए हम कुछ नंबर यूज़ करते हैं। नंबर, जो भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हैं उन मॉलिक्यूल्स के साथ हम कुछ नंबर पुट करेंगे, एंड दोज नंबर्स आर कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। वो अभी मैं बाद में यहाँ पे लिख दूंगी कि उसको क्या हम बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाते हैं वो नंबर। हम पहले स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरह से चेक करेंगे, किस तरह से हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो जब भी आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है तो आपको दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स को चेक करना होगा। बिल्कुल जब हम एकदम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, ABC से शुरू करते हैं बैलेंसिंग सीखना, ठीक है, तो स्टेप्स थोड़े से फॉलो कर लेते हैं। और एक बार जब आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपको वो सारे स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या स्टेप्स हैं, देखिए आपको क्या करना है। ये जो आपको रिएक्शन दी गई है बैलेंस करने के लिए, इसमें कौन कौन से एटम इन्वॉल्व हैं वो आप लिख लीजिए। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया हमारा रिएक्टेंट्स, ये राइट हैंड साइड है प्रोडक्ट्स। यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, और इस साइड में भी कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। पहले हाइड्रोजन लिखा है तो पहले हाइड्रोजन लिख लेते हैं, और ऑक्सीजन है, राइट। थोड़े से रूल भी लगते हैं बैलेंसिंग में, और रूल नंबर 1 ये कहता है कि जब भी हमें बैलेंसिंग करनी हो तो अगर रिएक्शन में कोई मेटल दे रखी हो तो हम पहले मेटल को बैलेंस करते हैं। और एक बार जब हमारी मेटल बैलेंस हो जाती है, मतलब पहले हम मेटल्स को बैलेंस करेंगे, और एक बार जब मेटल्स बैलेंस हो जाएंगी उसके बाद हम नॉन मेटल्स को बैलेंस करेंगे। नॉन मेटल्स में हमारे पास आता है कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर एसेट्रा, ठीक है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब नॉन मेटल्स में आते हैं। फिर नॉन मेटल्स को, और लास्ट में हम बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमें बाद में बैलेंस करना है। तो ये चीज़ें हमें फॉलो करनी है। अब इस रिएक्शन में हमारे पास कोई भी मेटल इन्वॉल्व नहीं है, सब नॉन मेटल्स हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सबको हम नॉन मेटल्स कहते हैं, राइट। तो हमारे पास कोई मेटल है नहीं तो हम नॉन मेटल्स को बैलेंस करें। अब नॉन मेटल्स में अभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम बाद में बैलेंस करते हैं। तो पहले हम कार्बन को ही बैलेंस कर लेते हैं। इस साइड में हम देख लेते हैं कि कार्बन के एटम्स कितने हैं, 1। इस साइड में भी कार्बन के एटम्स कितने हैं, 1। दोनों साइड में कार्बन बराबर है, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को चेक करते हैं। इस साइड में हाइड्रोजन है 4 और इस साइड में हाइड्रोजन है 2, और ऑक्सीजन को भी हम काउंट कर लेते हैं। साइड में ऑक्सीजन है 2 एटम और इधर टोटल एटम है 2 और +1 3, राइट। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इधर हमारे पास 2 ऑक्सीजन एटम है और इधर हमारे पास 3 ऑक्सीजन एटम है। हम किस तरह से बैलेंस करें कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम सेम हो जाए और साइमल्टेनियस हमारे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो, राइट। और साइमल्टेनियसली हम देख लेते हैं कि हाइड्रोजन कितने हैं। हाइड्रोजन इधर 4 हैं, इधर हाइड्रोजन 2 हैं, राइट। तो अगर हम यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल
जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके साथ अगर हम ये 2 लगा दें, तो अब इधर टोटल हाइड्रोजन एटम्स कितने हो जाएंगे, 2 2 ज़ा 4, राइट। इधर 4 ऑलरेडी थे, अब इधर कितने हो गए, 4। तो जो हाइड्रोजन है वो दोनों साइड में अब बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन को चेक करते हैं, ऑक्सीजन इधर 2 थे और इधर अब यहाँ पे 2 लगाने से, वाटर मॉलिक्यूल के साथ 2 लगाने से अब हमारे पास ऑक्सीजन कितने हो गए हैं, 2 एटम यहाँ पर हैं और टोटल 2 एटम यहाँ पर हैं। कैसे, देखिए, एक वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन का एटम, 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं तो उसमें कितने एटम होंगे, 2 ऑक्सीजन के एटम होंगे। तो टोटल अभी ऑक्सीजन एटम हमारे पास हैं इधर 4, राइट। तो अब अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस 2, है ना। जब भी टोटल एटम्स निकालने होते हैं तो हम इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इधर भी ऑक्सीजन कितने हो गए हैं, इधर हो गए हैं ऑक्सीजन 4 और इधर भी कितने हो गए हैं, ऑक्सीजन 4 हो गए। अब दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स बराबर आ रहे हैं और अगर नंबर ऑफ एटम्स बराबर आ रहे हैं तो ये कहलाएगी बैलेंस केमिकल इक्वेशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो फुलफिल हो रहा है। साथ साथ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी फुलफिल हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमने ऑक्सीजन या H2O को बैलेंस करने के लिए जो सबस्क्रिप्ट में नंबर है उसको नहीं चेंज किया है। सबस्क्रिप्ट में नंबर हम चेंज करते तो फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन फुलफिल नहीं होता। जैसे अगर आपको ऑक्सीजन आइटम बढ़ाने होते, इंस्टेड ऑफ आप 2 यहाँ लगाने के बजाय अगर आप 2 यहाँ पे लगा देते, राइट, आपने 2 यहाँ पे लगा दिया अगर, तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल चेंज हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है फिर वो वाटर मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, वो हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाएगा, H2O2 बन जाएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड। और हाइड्रोजन परऑक्साइड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो डिफरेंट होता है और वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बाई मास जो होता है वो 1:8 होता है। तो हमने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को भी फुलफिल किया और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फुलफिल किया। और जो नंबर हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं, दीज नंबर्स, ये 2 यहाँ पे भी लगाया और 2 यहाँ पे भी लगाया, दीज नंबर्स आर कॉल्ड स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कहते हैं बेसिकली जो नंबर, जो डिजिट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। और नंबर हमेशा हम मॉलिक्यूल जो भी लिखा होगा, मॉलिकुलर स्पीशीज़ जो भी, उसके साथ उसके बराबर यूज़ करेंगे। कभी भी सबस्क्रिप्ट में या सुपरस्क्रिप्ट में नहीं यूज़ करना है आपको। अगर आपने सबस्क्रिप्ट में नंबर को चेंज कर दिया एटम को बैलेंस करने के लिए तो फिर हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन फॉलो नहीं होगा। तो हम हमेशा मॉलिक्यूल से पहले लिखते हैं एक नंबर और हमेशा कोशिश करते हैं कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर लिखें। ये नहीं कि आप 10, 20 और 30 लगा के आप रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करिए। जितना छोटे से छोटा पॉसिबल नंबर हो हम हमेशा उसी को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिसमें दोनों साइड नंबर ऑफ एटम बराबर हैं। टोटल एटम निकालने होते हैं किसी भी रिएक्शन में तो हम कैसे निकालते हैं, ये जो कोफिशिएंट है और जो यहाँ पे जो एटॉमिसिटी है इस मॉलिक्यूल की, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें टोटल एटम्स मिल जाते हैं कि कितने टोटल एटम्स प्रेजेंट हैं। जैसे इस केस में ऑक्सीजन के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, तो 4 एटम्स प्रेजेंट हैं। अब इसी को ही हम एक और एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। सेकेंड रिएक्शन में हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन कराई है और अमोनिया बनाई है, ठीक है। नाइट्रोजन का फॉर्मूला लिखा है, हाइड्रोजन का फॉर्मूला लिखा है और NH3 जो है ये कहलाता है अमोनिया। ये अमोनिया का फॉर्मूला है। तो अमोनिया गैस बनाने की ये एक इम्पॉर्टेंट और कॉमन रिएक्शन है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन करते हैं तो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। अब इसको फ़िलहाल हमें भी बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हमें नंबर ऑफ़ एटम्स को जो है वो देखना पड़ेगा कि दोनों साइड में वो बराबर है या नहीं। अब जैसे देखिए यहाँ पे N2 है, 2 नाइट्रोजन के एटम है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में यहाँ पे NH3 लिखा हुआ है, एक ही नाइट्रोजन है। अब सपोज़ अगर आपने क्या कर दिया, आपने नाइट्रोजन को बराबर करने के लिए अगर आपने N2H3 लिख दिया, है ना, तो बराबर तो हो गए, इधर भी 2 नाइट्रोजन के एटम, इधर भी 2 नाइट्रोजन के एटम। लेकिन N2H3 लिख देने से जब हम अमोनिया की बात कर रहे हैं, अमोनिया बनना चाहिए, वो अमोनिया नहीं बन रहा है क्योंकि अमोनिया का फॉर्मूला तो NH3 होता है। आपने अगर सबस्क्रिप्ट में ये 2 लगा दिया तो आपने क्या किया, जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का हम फिक्स रेशियो बाई मास की बात करते हैं, आपने उसको चेंज कर दिया। आप उसको समझ भी सकते हैं। देखिए NH3 की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन का मास होता है 14, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 3 हाइड्रोजन आटम
है, मास कितना हो जाएगा 3। तो अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो रेशियो बाई मास आ रहा है वो 14:3 का है। अब N2H3 में अगर हम निकालेंगे रेशियो बाई मास, तो एक नाइट्रोजन 14, दो नाइट्रोजन हो गए 28 और 3 हाइड्रोजन हैं, तो मास कितना हो गया 3। और ये डिविजिबल नहीं है, 3 9 27 होता है, तो हम सिंप्लीफाई कर नहीं कर सकते। तो देखिए N2H3 में रेशियो बाई मास कितना आ रहा है 28:3। तो 28:3 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए तो हमें 14:3 चाहिए था, रेशियो चेंज हो गया है। तो अमोनिया नहीं बनेगी, कोई डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा और ये एक डिफरेंट प्रोडक्ट हो गया, दिस इज़ नॉट अमोनिया। तो कभी भी आपको एटम्स को बैलेंस करने के लिए सबस्क्रिप्ट में नंबर नहीं लगाना है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। आपको क्या करना है, मॉलिक्यूल से पहले उसके बराबर में आपको एक स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर लिखना है, एंड दैट नंबर इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, वो आपको पुट करना है। तो आप 2 यहाँ पे लगाने के बजाय 2 हम यहाँ पे लगाएंगे, तो उससे क्या होगा, दोनों साइड हमारे नाइट्रोजन बैलेंस हो जाएंगे। इधर भी 2 है नाइट्रोजन, इधर भी 2 है नाइट्रोजन। अब हमारी बारी आती है, लास्ट में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, तो नाइट्रोजन के बाद अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे सिर्फ 2 ही एटम है, लेकिन यहाँ पे अगर हम नाइट्रोजन के एटम निकालें तो कैसे निकालेंगे, देखिए हमेशा हम इस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से ये जो हाइड्रोजन के साथ नंबर लिखा हुआ है नीचे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। टोटल हाइड्रोजन के एटम्स आएंगे 6। चाहे तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, और अगर कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो आपको इसको यूनिटरी मेथड से समझ सकते हैं। एक अमोनिया के मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन के एटम है, राइट। तो 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन के एटम हो जाएंगे, तो 2 3 6। तो इधर 6 हाइड्रोजन के एटम आ रहे हैं। इधर भी अगर हमें 6 करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो H2 है इससे पहले अगर हम 3 लगा देंगे, तो अब हाइड्रोजन भी इधर कितने हो गए 6। तो नाइट्रोजन इधर कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 6। राइट हैंड साइड में भी अगर हम देखें तो नाइट्रोजन कितने हैं 2। कैसे 2, ये देखिए एक अमोनिया के मॉलिक्यूल में एक नाइट्रोजन, 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन हो जाएंगे। और हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, वो भी 6 आ रहे हैं। रिएक्शन बैलेंस हो गई, यानी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब भी 1:3 के रेशियो में कंबाइन होंगे तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल या 2 मोल्स अमोनिया के बन के आते हैं। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। एक और सिंपल सी हम रिएक्शन ले लेते हैं, जो है आयरन और ऑक्सीजन के बीच की रिएक्शन, और जो प्रोडक्ट बन के आता है वो कहलाता है FeO। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड। ये आयरन का फेरस फॉर्म है, फेरस ऑक्साइड। इसमें जो आयरन के ऊपर चार्ज होगा वो +2 होगा, और +2 अगर होता है आयरन के ऊपर चार्ज तो वो फेरस कहलाता है, +3 होता है तो वो फेरिक कहलाता है। तो दिस इज़ आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड बन रहा है। अब इसमें हम एटम्स को चेक करें क्या बैलेंस हैं, तो रूल क्या था कि पहले हमें मेटल्स को बैलेंस करना होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए आयरन और ऑक्सीजन में आप किसको पहले बैलेंस करेंगे, तो पहले हम मेटल को बैलेंस करेंगे, और आयरन एक मेटल है। इधर एक Fe है, इधर एक Fe है, Fe बैलेंस है। लेकिन इधर 2 ऑक्सीजन एटम है और इधर एक ही ऑक्सीजन एटम है। तो जब हम ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम क्या होगा, जो आयरन है वो बैलेंस नहीं रहा। तो इस रिएक्शन के थ्रू हम ये भी समझेंगे कि अगर हम एक एटम को पहले चेक कर चुके हैं कि वो बैलेंस है, और दूसरे एटम को अब हम देख रहे हैं बैलेंसिंग के लिए, हम उसको चेक कर रहे हैं या टेस्ट कर रहे हैं, और उसको अगर हमने बैलेंस किया तो हमें वापस से प्रीवियस एटम पे जाना है जिसको हम ऑलरेडी चेक कर चुके थे, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब वो अनबैलेंस फॉर्म में हो, जैसे इस केस में हो रहा है कि आयरन क्या हो रहा है, अनबैलेंस हो गया है। इधर 2 Fe है ना, 2 Fe लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 2 आयरन के एटम है, इधर एक ही आयरन का एटम है, कुछ नहीं करना है, हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे 2 Fe। अभी रिएक्शन बैलेंस है, 2 आयरन के एटम इधर हैं, 2 आयरन के एटम इसमें हैं, जो कंपाउंड बन के आया है फेरस ऑक्साइड। तो 2 मॉलिक्यूल बने हैं, तो 2 मॉलिक्यूल में 2 Fe हो जाएंगे। 2 ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड है, 2 ऑक्सीजन ही राइट हैंड साइड है। आई होप समझ में आ रहा होगा कैसे, ठीक है ना। एक FeO के मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम, तो 2 FeO के मॉलिक्यूल अगर हैं तो 2 ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे। तो द रिएक्शन इज बैलेंस। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, जिसमें हम बात करते हैं कि H2 और Br2 अगर आपस में रिएक्ट करती है तो HBr बनता है, राइट। अब हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तो लास्ट में बैलेंस करना है, तो हम पहले Br2 को चेक करते हैं। इधर 2Br, मतलब Br के 2 एटम्स हैं। Br2 का मतलब क्या हुआ, टोटल इसकी एटॉमिसिटी कितनी है 2, तो एटॉमिसिटी 2 का मतलब इधर 2 एटम्स हैं। यहाँ पे
एक ही HBr का मॉलिक्यूल बन रहा है और उसमें Br कितना है, एक ही है, तो Br को बैलेंस करने के लिए हमने इधर 2 लगाया। अब दोनों साइड में Br 2 हो गए। अब हाइड्रोजन को चेक कर लेते हैं कि इधर तो 2 हाइड्रोजन के एटम थे और यहाँ पे भी अब 2 ही हाइड्रोजन के एटम है। कैसे? पहले एक HBr का मॉलिक्यूल तो उसमें एक हाइड्रोजन का एटम, अब 2 HBr के मॉलिक्यूल हैं तो 2 हमारे पास हाइड्रोजन के एटम आ जाएंगे। वन मोर एग्जाम्पल, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं कि वेनेवर एल्युमिनियम मेटल या एनी अदर मेटल रिएक्ट विद एसिड, से फॉर एग्जाम्पल H2SO4, तो वी गेट अ सॉल्ट। एल्युमिनियम के केस में ये सॉल्ट बनेगा Al2SO4 होल थ्राइस, और हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस होती है। ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकली। ये एक हमारा केमिकल चेंज आ रहा है जिसको हमने एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया है, एंड नाउ वी हैव टू बैलेंस दिस। तो वी हैव टू चेक नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ द साइड्स। फॉर एग्जाम्पल, the atoms involved in this reaction are aluminum, hydrogen, sulfur and oxygen, right? तो first of all we will see the aluminum atom on this side, इधर भी aluminum चेक करेंगे, फिर इधर सल्फर को चेक करेंगे, ऑक्सीजन को चेक करेंगे और हाइड्रोजन को चेक करेंगे, और यही सारी एटम्स हम ऑपोजिट साइड में या रिएक्टेंट साइड में भी चेक करेंगे। तो लेट्स सी, दिस साइड एल्युमिनियम का एक ही एटम है, राइट हैंड साइड में एल्युमिनियम के 2 एटम है। ये Al2 का मतलब क्या हुआ कि 2 एल्युमिनियम के एटम, राइट। इधर सल्फर कितना है, 1 है। इधर देखिएगा सल्फर कितना आ रहा है, ये लिखा हुआ है SO4 होल थ्राइस, यानी जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये जो सल्फर है ये 1 है, अब ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टोटल सल्फर हो जाएंगे इस साइड में 3, राइट। ऑक्सीजन अगर हम इधर बात करें तो इधर है 4 ऑक्सीजन के एटम, और अब हम इधर जब ऑक्सीजन के एटम काउंट करेंगे, ठीक है, तो अगर सपोज यहाँ पे और भी कोई ऐसा मॉलिक्यूल बन रहा होता जिसमें ऑक्सीजन के एटम होते तो हम सबको काउंट करते हैं। अभी तो सिर्फ इसी में ही ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, कितने ऑक्सीजन एटम होंगे यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए तो कितने होना चाहिए? सल्फेट जो है उसके अंदर 4 ऑक्सीजन के एटम है, और ऐसे SO4 कितनी बार है यहाँ पे? 3 बार, तो यानी टोटल ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 4 3 12 ऑक्सीजन एटम है। हाइड्रोजन इधर कितने हैं? 2, और इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो हमने नंबर ऑफ एटम्स तो सही से निकाल लिए कितने हैं, लेकिन हमें ये चीज़ दिखाई दे रही है कि दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स बराबर नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उनको पहले बैलेंस करना पड़ेगा। तो कहाँ से हम शुरू करें? तो रूल ये कहता है कि पहले मेटल्स को बैलेंस करना है। तो इधर एल्युमिनियम 1 है, इधर एल्युमिनियम 2 है, तो एल्युमिनियम को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया। अभी क्या हुआ? अब जो नया नंबर आया है वो है 2, यानी एल्युमिनियम दोनों साइड में बराबर हो गए। अब हमें सल्फर को बैलेंस करना है। सल्फर इधर है 1 और इधर है 3, ठीक है। तो अब हम जब इनको बैलेंस करना शुरू करेंगे, सल्फर को बैलेंस करना शुरू करेंगे, तो हमें चाहिए हैं 3 सल्फर के एटम्स इस साइड में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 लगा देते हैं। अभी सल्फर बैलेंस हो गए, कितने सल्फर आ रहे हैं नए? यहाँ पे आ रहे हैं 3, ठीक है, और इधर भी कितने हैं? 3, दोनों साइड हमारा सल्फर बराबर हो गया। लेकिन सल्फर को बराबर करने में जो ऑक्सीजन है वो अब ये 4 नहीं रहा। कैसे नहीं रहा? क्योंकि हमने यहाँ पे 3 यूज़ कर लिया, और 3 यूज़ करने से क्या हुआ कि पहले जो ऑक्सीजन हमारे पास 4 आ रहे थे वो अब ऑक्सीजन आ रहे हैं 4 3 12। तो अभी ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए 12 और इधर कितने थे? 12। ऑटोमेटिकली हमारा ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो गया। सल्फर को बैलेंस करने से हमारा ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गया। अब हम हाइड्रोजन को चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन जब हमने इधर 3 लगाया तो पहले तो थे हाइड्रोजन के हमारे पास 2 एटम, लेकिन अभी हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं हमारे पास? हमारे पास हैं 6 एटम इस साइड में। 3 2 6, और इधर कितने हैं? 2। तो अब हमें बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो H2 मॉलिक्यूल है इसके पहले 3 एक कोफिशिएंट लगा देंगे। 3 लगाने से क्या होगा? जो हाइड्रोजन है वो कितने हो जाएंगे? 6, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। तो जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारे पास आई है वो है 2Al + 3H2SO4 विल गिव Al2SO4 होल थ्राइस, यानी कि एल्युमिनियम सल्फेट प्लस
हाइड्रोजन, और कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल रिएक्शन में बन रहे हैं, 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, 3 एसिड के मॉलिक्यूल हमने लिए तो 3 मॉलिक्यूल हमें यहाँ पे हाइड्रोजन में मिल रहा है. तो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन बिटवीन एल्युमिनियम एंड सल्फ्यूरिक एसिड which gives aluminum sulfate and hydrogen gas. So we have done 5 examples, how to, and we learned that how to balance the equation and what is the need of balancing the chemical equations. और बेटा ये एक ऐसा टॉपिक है चिल्ड्रन कि आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप में परफेक्शन आएगा, राइट. प्रैक्टिस मांगता है. इनिशियली आई अंडरस्टैंड, आई नो एंड आई हैव सीन कि होता क्या है, बच्चे स्किप कर जाते हैं, कभी कभी ये मल्टीप्लाई नहीं करते, कभी ध्यान नहीं देते कि आगे हो सकता हो जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन इसमें आया तो हो सकता हो यहाँ पे अगर वाटर मॉलिक्यूल बन रहा होता तो ऑक्सीजन उसमें भी आता, तो वो पूरा काउंट नहीं कर पाते हैं. तो आपको जब एटम्स यहाँ पे लिखने हैं इस तरह से, तो आप सब पूरा रिएक्टेंट साइड में जितने भी आपके प्रोडक्ट साइड में जितने भी प्रोडक्ट्स बन के आ रहे हो, आपको सबको ध्यान से मॉनिटर करना पड़ेगा कि टोटल ऑक्सीजन कितना है प्रोडक्ट साइड में या फिर रिएक्टेंट साइड में. और जब आप एक मॉलिक्यूल को बैलेंस करते हैं या एक एटम को जब आप बैलेंस करते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे क्या किया था, सल्फर को बैलेंस किया था, तो सल्फर को बैलेंस करने में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हमने इनिशियली लिखा था वो नंबर चेंज हो गए थे. तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पहले जिसको चेक कर चुके हैं और दोबारा जब हमने अगला नेक्स्ट एटम हमने बैलेंस करने की कोशिश करी तो प्रीवियसली जिसको हमने ऑलरेडी चेक किया हुआ था कि वो बैलेंस था, हो सकता हो वो डिसबैलेंस हो चुका हो. तो जब आपको हो जाए कि यस पूरी रिएक्शन हो गई है, तो आपको एक बार फिर से पूरी रिएक्शन को चेक करना है. जैसे अब इस पूरी रिएक्शन को हम चेक करें तो इसमें देखिए 2 एल्युमिनियम इस साइड है, 2 एल्युमिनियम इस साइड है, 6 हाइड्रोजन इस साइड है, 6 हाइड्रोजन इस साइड है, 3 सल्फर इस साइड है प्रोडक्ट साइड और 3 सल्फर रिएक्टेंट साइड है. और ऑक्सीजन की हम बात करें तो 4 3 12 ऑक्सीजन इस साइड में है और यहाँ पे भी 4 3 12 ऑक्सीजन इस साइड में. तो एक बार जब सब एटम्स बैलेंस हो जाते हैं तो हम एक बार फिर इंस्पेक्शन मेथड कहलाता है उसको अप्लाई करते हैं और पूरे सारे के सारी रिएक्शन को हम दोबारा से देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम आगे बढ़ते चले गए तो पिछला वाला जो एटम था वो डिसबैलेंस हो गया हो. अभी 2 इक्वेशन और लेते हैं हम और वो आपका होमवर्क की तरह है कि आप उसको बैलेंस करके देखिएगा. HCl प्लस MnO2 एक बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है ये क्लोरीन बनाने की. जब HCl और MnO2 जिसको हम बोलते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड, जब हम उसको आपस में रिएक्ट कराते हैं तो MnCl2 बनता है. दिस इज कॉल्ड मैग्नीज क्लोराइड. Mn जो फॉर्मूला होता है वो मैग्नीज का होता है और Mg जो होता है वो मैग्नीशियम होता है. तो यहाँ पे हमने Mn लिखा है, ये मैग्नीज है. MnCl2 बनता है, क्लोरीन गैस लिबरेट होती है और वाटर मॉलिक्यूल आता है. ये इक्वेशन आपके पास है, इसको ज़रा आप टेस्ट करके देखिएगा, बैलेंस करके देखिएगा कि आपसे बैलेंस हो रही है. और एक बहुत ही सिंपल से रिएक्शन है वाटर के फॉर्मेशन की कि व्हेनेवर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन वाटर इज़ फॉर्म्ड. और वाटर के लिए फॉर्मूला हमेशा आपको H2O ही लिखना है, आपको इस फॉर्मूला को चेंज नहीं करना है. 2 रिएक्शंस और ले लेते हैं, टोटल 4 दे देते हैं आपको, आप बैलेंस करके देखिएगा. एक रिएक्शन हमारे पास है PbS प्लस H2O2, राइट. और जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो वी गेट PbSO4 प्लस H2O, ये रिएक्शन आती है. ये भी एक बहुत पॉपुलर रिएक्शन है. कहाँ पे यूज़ होती है, देखिए जो मार्बल स्टैचू होते हैं, जो मार्बल के स्टैचू होते हैं, ठीक है, लेड सल्फेट, वो जो है जब एटमॉस्फेरिक गैसेस के कांटेक्ट में आते हैं तो थोड़ा ब्लैकन हो जाते हैं और लेड सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं. बेसिकली एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस होती है, ठीक है, जो क्या करती है इसको किस में कन्वर्ट कर देती है, PbS में कन्वर्ट कर देती है. तो वापस अगर हमें कलर रिस्टोर करना है, यानी अगर हमें वापस वाइट कलर चाहिए, तो हम क्या करते हैं H2O2 के साथ, ये H2O नहीं है, ये H2O2 है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है. ये एक डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज़ होता है और ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी यूज़ होता है. तो ब्लीच करने के लिए हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को यूज़ करते हैं. मार्बल के स्टैचूज़ का कलर रिस्टोर करने के लिए हम इस रिएक्शन को यूज़ करते हैं. और एक और रिएक्शन है जहाँ पे कॉपर की रिएक्शन HNO3 के साथ हो रही है, तो वी आर गेटिंग कॉपर नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला होता है CuNO3 होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2O. ये रिएक्शन आ रही है. तो यू हैव 4 रिएक्शंस, इनको ज़रा बैलेंस करके आप देखिएगा कि क्या आप बैलेंस कर पा रहे हो. और उसके बाद आप
दोनों साइड में नंबर ऑफ़ एटम्स को चेक करिएगा। अगर बराबर आ रहे हैं दोनों साइड में नंबर ऑफ़ एटम्स, तो इट मीन्स रिएक्शन बैलेंस। तो अभी तो ये 4 रिएक्शंस हैं हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन इस टॉपिक के लिए वो इंग्लिश का एक फ्रेज़ आप याद रखिएगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे बैलेंसिंग की, उतना ही परफेक्शन आएगा। आप एक दो बार में इस चीज़ को नहीं सीख पाएंगे, और धीरे धीरे मतलब ग्रेजुअल टाइम, जैसे जैसे आप आगे की क्लासेस की तरफ प्रोसीड करेंगे, ये बहुत ही एक ईजी सी चीज़ है जो आप अपने आप फिर कर लेंगे। इतना जो हमने अभी इलेबोरेटेड प्रोसेस किया है, इस इलेबोरेटेड प्रोसेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।